देखिए अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो सोल्व किया था वो भार पर आधारित था, जहां अपन ने भार और द्रव्यमान में भी अंतर को स्पष्ट किया था। उस क्वेश्चन में ऊंचाई के आधार पर दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर अपन जो 16 है उसको सोल्व करेंगे। एक देखो, भार और द्रव्यमान में अंतर के साथ एक अंतर और आप नोट कर सकते हैं कि जो द्रव्यमान है उसका मापन भौतिक तुला द्वारा किया जाता है, जबकि भार का मापन जो है कमानीदार तुला द्वारा किया जाता है। ये एक अंतर और अपन उसमें ऐड कर सकते हैं। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 16 को लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है वो देखिएगा। एक सरल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में ये कह रहे हैं, यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का गोला है, यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का गोला है। यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का क्या है, गोला है, तथा इसके पृष्ठ पर गोला है तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है। 250 क्या है, न्यूटन है। यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर, यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर, यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इस वस्तु का भार क्या होगा। आधी दूरी पर इस वस्तु का भार क्या होगा। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पिछला जो क्वेश्चन नंबर अपन ने जो सोल्व किया था वो 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है 8वें चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 15 में हाइट पर आधारित क्वेश्चन था, यानी ऊंचाई दे रखी थी। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर जा रहे थे अपन, वहां उस पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज्ञात करना था, यानी कि भार ज्ञात करना था एक प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या वाली स्थिति में दिया है। यहाँ देखो एक और अंतर मैं कर दूं, यहाँ लिख देता हूँ। ये पॉइंट भी आप द्रव्यमान और भार के अंतर में ऐड कर सकते हैं कि देखो द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला द्वारा, द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला द्वारा तथा भार का मापन, द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला द्वारा तथा भार का मापन कमानीदार तुला द्वारा किया जाता है। कमानीदार तुला द्वारा किया जाता है। ये लो, द्रव्यमान और भार में एक अंतर और मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब अपन अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का गोला है तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार यानी कि WS, S का मतलब सरफेस, ये दिया हुआ है 250 न्यूटन है। पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी, यानी जो गहराई है D,
पृथ्वी की सतह से जो दूरी है d, वो पृथ्वी की त्रिज्या की क्या है, आधी है, यानी r/2 दिया हुआ है। अर्थात d = आपको दिया है r/2, पर उसका भार यानी कि WD, d गहराई पर ज्ञात करना है। तो देखिएगा WD = ये होगा mgd, क्योंकि भार होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो भाई यहाँ पर d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण होता है gs, gd का मीन्स 1 - d/r। यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि GD = GS 1 - d/r। तो देखो फिर आगे, तो WD = mgs, तो क्या बन गया है WS 1 - d/r से। ये फॉर्मूला है मेरे पास। यानी d गहराई पर भार ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला मुझे क्या करना है, इसमें यूज़ करना है। तो अब देखो इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। WS ये दिया हुआ है 250, d की वैल्यू दी हुई है r/2, और ये मेरे पास r है, ये r से r कैंसिल हो गया, 250 1 - हाफ। आगे की कैलकुलेशन देखिएगा, एक में से हाफ गया तो ये हाफ, यानी कि 125 न्यूटन, जस्ट हाफ हो गया भार का मान। तो अपन कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की आधी दूरी पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, सतह के मान का हाफ हो गया। यहाँ अपन ने एक न्यूमेरिकल एक ये और सोल्व कर लिया है, सिंपल न्यूमेरिकल था। इससे पहले का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो अपन ने 15 सोल्व किया था, उसमें आपने देख लिया था कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था, ऊंचाई वाला था, और ये क्या आ गया, गहराई वाला। दोनों अपन ने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। दोनों सिंपल क्वेश्चन थे, फॉर्मूले अपने पढ़े हुए थे। अपने सिलेबस के अंदर, इस बुक के अंदर पृथ्वी के घूर्णन पर आधारित जो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन था वो टॉपिक दिया हुआ नहीं है, और उसके क्वेश्चन भी नहीं है, इसलिए अपन उसको टच भी नहीं किया है। किसी क्वेश्चन में अगर वो बात आएगी तो वहाँ अपन उस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए ऐसे कैसे कैसे। और इसको आप द्रव्यमान और भार का जो अंतर है, जो तालिका अपन ने बनाई थी पिछले क्वेश्चन में, आप वहाँ इसको ऐड कर सकते हैं कि द्रव्यमान का मापन किससे करते हैं, भौतिक तुला द्वारा, जबकि भार का मापन कमानीदार तुला की सहायता से अपन कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 8वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई रॉकेट, पृथ्वी के पृष्ठ से
ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं अपन, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई रॉकेट, ऊपर की ओर कोई रॉकेट, पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है। पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व, पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व, पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट पृथ्वी से कितनी दूरी तक जाएगा? पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट पृथ्वी केंद्र से कितनी दूरी पर जाएगा, यूं कह सकते हैं। यह रॉकेट पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी तक जाएगा? ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई है। अब गौर कीजिएगा, रॉकेट 5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से दागा गया है और कुछ ऊंचाई तक जा रहा है, यानी यहां पर ये जो वेग या जो चाल इन्होंने दी है ये इसकी प्रक्षेपण वेग है, यानी प्रोजेक्शन वेलोसिटी यानी कि प्रोजेक्शन स्पीड भी अपन इसे कहते हैं, यानी प्रक्षेपण चाल हो गई। अगर ये प्रक्षेपण चाल है, ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में कहीं जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन इसका क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन अपन इसके लिए पहले फॉर्मूला देख लें, क्या फॉर्मूला बनेगा। तो पहले अपन को इसका फॉर्मूला बनाना है। ध्यान रहे, जो पलायन चाल अपन ने पढ़ी थी उसके जो तीनों कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े थे, लेकिन प्रक्षेपण चाल का कहीं कोई जिक्र नहीं था, इसलिए अपन इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ा। अब यहाँ इस क्वेश्चन के साथ मैंने पहले बताया था कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि अपने चैप्टर का हिस्सा तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन का हिस्सा है, तो वहां उस टॉपिक को अपन क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। यहां पर भी अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले अपन प्रक्षेपण चाल के लिए फॉर्मूला व्युत्पन्न कर लें। अब इस फॉर्मूले को व्युत्पन्न करने के दो मेथड हैं अपन, एक तो समाकलन विधि से और एक बिना समाकलन के। अपन दोनों ही विधि का इसमें उपयोग करेंगे, क्योंकि एक विधि जो अपन पहली विधि काम में ले रहे हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन वाली, वो आगे भी कई क्वेश्चनों में काम आएगी, आगे के क्वेश्चनों में उसका उपयोग होगा, इसलिए अपन उसको भी पहले निकाल लें। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले, क्वेश्चन अभी यही लिखा हुआ है, पहले अपन इसके कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। यहां मैंने पहले लाइन खींच दी। पहले अपन इस क्वेश्चन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन देख लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। एक तो अपन देखेंगे स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन, पहले तो एक तो वो ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखो अपन ज्ञात करेंगे, या यूँ कह सकते हैं किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, वो किया गया कार्य ही स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, तुल्य होगा। तो पहला तो अपन ये पढ़ेंगे जो इसमें काम आएगा। तो देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, एक तो ये पढ़ लें। अब अपने टॉपिक तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो थी, लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं था, इसलिए अपन ने इसको वहां पढ़ा भी नहीं। यहां अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है। तो देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, या इसको अपन यो भी कह सकते हैं
किसी वस्तु को ध्यान रहे, क्वेश्चन अभी अपने यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन से संबंधित कॉन्सेप्ट है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन या किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो भाई, अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो देखो उसके लिए स्थिर ऊर्जा, अगर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला ये तो आपने निकाल लिया था। देखिए जो फॉर्मूला अपन निकालेंगे, इन फॉर्मूले को और क्वेश्चनों में अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला तो अपन को आना चाहिए। अगर यहाँ मैं इसको अंकिक आधार पर इसे हल करूंगा तो फिर वो फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रहेगा, फिर क्वेश्चन आपके लिए लंबे लंबे हल होंगे। इसलिए अपन उस कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे हैं जो कि इनसे संबंधित है। तो देखो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अगर इसमें मैं कह दूं कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम हो और पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के केंद्र की दूरी स्मॉल आर हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये अपने पास आती है। चलो उसको लिख दें। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम वे वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम एवं पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी स्मॉल आर हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r। ये फॉर्मूला अपन डिराइव कर चुके थे, होती है समाकलन विधि से ही अपन ने इसको डिराइव किया था, ये अपने पास फॉर्मूला था। अब देखो अगर वस्तु पृथ्वी की सतह पर हो तब इस ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। देखो वस्तु के पृथ्वी की सतह पर होने पर, अगर वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो आप लेंगे US इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। पृथ्वी की सतह के लिए स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, वस्तु को पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर ले जाया गया हो तो, पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर ले जाया गया हो तो ये देखो h ऊंचाई पर UH इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M। अब h ऊंचाई और तो ये क्या हो गया R प्लस H, इक्वेशन नंबर 2। अब h ऊंचाई पर लेके गए हैं तो उसकी इस ऊर्जा में कितना परिवर्तन उसमें आ रहा है, तो इस ऊर्जा में परिवर्तन अपन निकाल सकते हैं और यही किसके बराबर होगा, इस ऊर्जा में परिवर्तन ही किए गए कार्य के तुल्य होगा। तो देखिए आगे के स्टेप्स को मैं यहां लिख रहा हूं। इसलिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा
में परिवर्तन। ध्यान रहे भाई, ये टॉपिक अपन ने टॉपिक के साथ नहीं पढ़ा है, ये अपन क्वेश्चन के साथ पढ़ रहे हैं। जैसा बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग अपन इसको कर रहे हैं। इसलिए वस्तु की स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात किया गया कार्य, जिसे कि मैं डेल्टा यू भी कह सकता हूँ, डब्ल्यू भी कह सकता हूँ। तो ये हो जाएगा यू एच माइनस यू एस। एच ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा माइनस सतह पर स्थिर ऊर्जा। अब इनकी वैल्यूज पुट करके अपन इसे हल करते हैं। तो देखिएगा इक्वेशन क्या आती है मेरे पास। यू एच की वैल्यू है मेरे पास माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच माइनस यू एस की वैल्यू है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर। ध्यान रहे ये फॉर्मूला तब था जब अपन अनंत पर स्थिर ऊर्जा को क्या मान रहे थे, शून्य मान रहे थे। अगर अनंत पर स्थिर ऊर्जा शून्य है तो ये फॉर्मूला था। अब देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये माइनस का है, ये कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच। देखिए अब इसकी जनरल मैथमेटिक्स अपन सोल्व कर रहे हैं। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये तो आपके पास कॉमन आ गया है। मेरे पास स्टेप रह गई है 1 अपॉन में आर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस एच। अब देखो इसके आगे की स्टेप्स को अपन इधर सोल्व करेंगे। पहले आप यहां तक इसे नोट कीजिएगा। में जब अपन प्रक्षेपण वेग ज्ञात करेंगे तब ये फॉर्मूला काम आएगा आपके। देखिएगा यानी कि इक्वेशन आ गई है मेरे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। एलसीएम ले लीजिए आप आर प्लस एच। अगर आर प्लस एच एलसीएम आ रहा है तो मेरे पास इक्वेशन में आ जाएगा आर प्लस एच माइनस आर से ये आर कैंसिल, यानी कि डेल्टा यू या इस ऊर्जा में परिवर्तन या किया गया कार्य इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन में आर प्लस एच। या तो इक्वेशन को यूँ लिख दीजिए आप, ये तो है इक्वेशन नंबर 3। मैं इसे इस रूप में भी लिख सकता हूँ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन में आर प्लस एच। अब इसी को फिर थोड़ा सा और मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ। देखो कैसे, डेल्टा यू इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच। इसमें से मैं आर को और कॉमन ले लेता हूँ तो ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया है 1 प्लस एच अपॉन में आर। अब गौर कीजिए, देखो यहाँ पर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर स्मॉल जी होता है, क्योंकि कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी। इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू ये हो गया है मेरे पास एम जी एच। एम ये पूरा जी बन गया है, एच अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर। ये इस ऊर्जा में परिवर्तन की मेरे पास इक्वेशन आ गई है हर प्रकार की हाइट के लिए। याद कीजिए आपने इस ऊर्जा का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो mgh है, लेकिन वो कब है, जबकि h की वैल्यू r की तुलना में क्या हो, कम हो।
और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर h इज़ लेस देन कैपिटल R हो तो इसे नगण्य मान लिया जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, mgh। ये इसी ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला आ गया जो आपको ध्यान रखना है। डेल्टा U इज इक्वल टू mgh अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में R। ये फॉर्मूला आपके पास कई जगह काम आएगा। डेल्टा U इज इक्वल टू mgh अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में R। ये फॉर्मूला अपने पास कई जगह यूज़ होगा। इस जो क्वेश्चन को जिसको अपन सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वहाँ उसकी डेरिवेशन में काम आएगा, यानी उसके प्रक्षेपण वेग को ज्ञात करने में काम आएगा। इसलिए अपन ने इसको पहले ज्ञात कर लिया है। अब अपन बात करेंगे प्रक्षेपण वेग की, कि प्रक्षेपण वेग होता क्या है। किसी भी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो वेग है वही उसका क्या कहलाता है, प्रक्षेपण वेग, यानी कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी, या उसे कहते हैं प्रक्षेपण चाल। अब अपन उसकी डेरिवेशन कर लेते हैं कि प्रक्षेपण वेग है क्या। प्रक्षेपण वेग का फॉर्मूला अपने पास आने के बाद फिर अपन अब इस क्वेश्चन को उसके बाद क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 4 याद रखनी है कि डेल्टा U इज इक्वल टू mgh अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में R। देखिए, अब अपन इसके अंदर पढ़ लेते हैं प्रक्षेपण वेग, यानी प्रोजेक्शन वेलोसिटी, या प्रक्षेपण चाल भी कह दें अपन इसे, एज ए टॉपिक के रूप में इसे जान रहे हैं, जहां अपन चैप्टर के साथ पढ़ा नहीं था और यहां उसका क्वेश्चन है तो यहां ये काम आएगी। प्रक्षेपण चाल, प्रक्षेपण वेग ही कहते हैं अपन इसे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। इसे अपन लिख देंगे VP से। सबसे पहले अपन इसे परिभाषित कर दें, वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने हेतु दिया गया, वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने हेतु दिया गया न्यूनतम वेग, वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने हेतु, देखो प्रक्षेपण चाल भी कह सकते हैं अपन इसे, प्रक्षेपण वेग कह दो या प्रक्षेपण चाल कह दो, इसे VP से शो कर रहा हूं, प्रोजेक्शन वेलोसिटी या प्रोजेक्शन स्पीड। वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने हेतु दिया गया न्यूनतम वेग प्रक्षेपण वेग VP कहलाता है। ये लीजिए, अब इस प्रक्षेपण वेग VP के लिए अपन दो तरीके से फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो देखिए, नंबर फर्स्ट मेथड में मैं क्या कह रहा हूं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाऊंगा मैं। देखो फर्स्ट मेथड में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से मैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये कहूंगा कि पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा,
पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा। तो देखो पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा अपन उसे कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, केवल गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, हाफ mvp², जहां पर vp उसका प्रक्षेपण वेग होगा। अब h ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगी उसकी, जो इस ऊर्जा में परिवर्तन आएगा यानी जो कार्य किया जा रहा है उसके बराबर होगी, और उसका फॉर्मूला अभी अपन ने ज्ञात किया है, इक्वेशन नंबर 4 थी, याद कीजिएगा, वो थी mgh अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में r, बिल्कुल यही थी। अब ये इक्वेशन आ रही है तो देखो प्रक्षेपण वेग का फॉर्मूला यहाँ मेरे पास आ गया है, vp इज इक्वल टू स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, यानी कि प्रक्षेपण वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये आ गया है फिर मेरे पास, 2 को इधर ले जाइए, यानी कि 2gh अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में r, और उसका क्या हो गया है रूट। ये लो प्रक्षेपण वेग का एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया है इक्वेशन नंबर 1 के रूप में। अब इसी फॉर्मूले को मैं आगे और मॉडिफाइड कर सकता हूँ, देखिए कैसे कैसे मैं इसे मॉडिफाइड कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। इससे मैं पलायन वेग के साथ भी जोड़ सकता हूँ, यानी कि पलायन चाल जो अपन ने पढ़ी है उसके फॉर्मेट में भी मैं इसे ले सकता हूँ, अपने और भी क्वेश्चन हल करने में इससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो इसलिए अपन उसी तरीके से इसको फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर रहे हैं, ताकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन सारे क्वेश्चन जो है इसकी सहायता से इसकी हेल्प से अपन हल कर सकें। तो देखो कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि पलायन वेग या पलायन चाल वी ई इज इक्वल टू, ये मेरे पास फॉर्मूला था भाई, ध्यान कीजिए क्या फॉर्मूला है, वी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, ये भी तो एक मेरे पास फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास देखो भाई काम बन जाएगा। याद कीजिए पलायन चाल का फॉर्मूला क्या है, वी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gr, r था h नहीं था वो। तो देखो भाई वी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gr, ये मेरे पास फॉर्मूला है पलायन चाल के लिए। तो इससे देखो 2g इज इक्वल टू वी ई का स्क्वायर अपॉन में r, भाई यही हो गया। तो इस 2g की वैल्यू यहां रख देंगे। तो देखो इसलिए समीकरण 1 से प्रक्षेपण चाल और पलायन चाल में भी रिलेशन बन जाएगा इससे, रूट ऑफ 2g की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, वी ई का स्क्वायर, ये h तो अपनी जगह है ये, अपॉन में r 1 प्लस h अपॉन में r, यानी कि Vp इज इक्वल टू वी ई रूट ऑफ h अपॉन में r 1 प्लस h अपॉन में r। ये लो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2, यानी प्रक्षेपण वेग और पलायन चाल के मध्य भी संबंध मेरे पास ये आ गया है। अब इसी में थोड़ा सा एक स्टेप और मैं आगे बढ़ सकता हूं, देखो कैसे। अगर ऐसा दे दिया गया हो कि अगर इस तरह से दे दिया गया हो कि h इज लेस देन कैपिटल R हो, यदि h इज लेस देन कैपिटल R हो तो यानी ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या हो, बहुत ही बहुत कम हो, तो गौर कीजिएगा h अपॉन में R को अपन नगण्य मान लेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हो तो h अपॉन में R एप्रोक्स क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए Vp इज इक्वल टू वी ई रूट ऑफ h अपॉन में R। ये लो ये मेरे पास और इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 अगर कम ऊंचाई हो तो। यह इक्वेशन 3 तक मेरे पास आ गया, लेकिन मेरा उद्देश्य क्वेश्चन में क्या था, गौर कीजिएगा, पृथ्वी केंद्र से कितनी दूरी तक जाएगा, यानी मुझे तो हाइट वाला वैल्यू ज्ञात करनी है, हाइट वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब आप गौर कीजिएगा, समीकरण 1 से मैं हाइट को कैलकुलेट करूंगा, समीकरण 1 से इसमें हाइट को क्या करूंगा मैं, कैलकुलेट करूंगा। तो देखें समीकरण 1 से मैं इसे ले सकता हूं, Vp इज इक्वल टू देखो रूट ऑफ 2gh अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में r है। यहां तक तो मैंने देखो ये जो फॉर्मूलेज लिए हैं ये तो पलायन चाल के साथ प्रक्षेपण चाल का संबंध निकाल लिया है।
अब मैं इसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा के रूप में ले रहा हूँ, यानी कि जिसकी अपन को ज़रूरत है वो अब यहाँ से निकलेगी वैल्यू, जिससे सीधा क्वेश्चन फटाफट से सोल्व हो जाएगा, यानी कि अपने पास फॉर्मूला डिराइव्ड हो जाए। अब देखो समीकरण 1 से ये था, इसकी दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2gh 1 प्लस h अपॉन में r। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके आगे का अपन आगे और सोल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज इट इज कैसे, फिर अब मैं इसमें आगे की बातें करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 17 सोल्व कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो जो फॉर्मूले अपने पास बन सकते हैं वो अपन बना रहे हैं और जो यहाँ काम आएंगे। देखिए ये मेरे पास इक्वेशन यहाँ तक आ गई थी। अब मैं इसे आगे सोल्व करता हूँ, तो देखिए इक्वेशन कैसी बनेगी। ये इक्वेशन आ गई है मेरे पास 2gh इज इक्वल टू वीपी का स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन में r। फिर आगे देखें, मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2gh इज इक्वल टू वीपी का स्क्वायर प्लस वीपी का स्क्वायर h अपॉन में r। मुझे h कैलकुलेट करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, यानी कि 2gh माइनस वीपी का स्क्वायर h अपॉन में r इज इक्वल टू वीपी का स्क्वायर। अब आप यहाँ फिर देखिएगा मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से h, और h ही मुझे यहाँ कॉमन लेना था, तो h कॉमन लेते ही ये क्या हो गया मेरे पास 2g माइनस वीपी का स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू वीपी का स्क्वायर। फिर आगे की स्टेप्स देखिएगा, यहाँ एलसीएम आ गया है r, तो ये हो गया है 2gr माइनस वीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर। अब h कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन वीपी का स्क्वायर अपॉन में 2gr माइनस वीपी स्क्वायर अपॉन में r। इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ। या इक्वेशन हो गई है h इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर इंटू r अपॉन में 2gr माइनस वीपी का स्क्वायर। ये हाइट कैलकुलेट करने का मेरे पास क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। तो ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन वेलोसिटी के मेरे पास इक्वेशन आ चुकी थी, ये मेरे पास हाइट के लिए इक्वेशन और आ गई है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर यहाँ तक आ गई थी मेरे पास, ये मैंने ले ली थी इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इसको इक्वेशन नंबर में 4 कह सकता हूँ। भाई फर्स्ट इक्वेशन तो मैंने क्या ली थी, देखो मैं इक्वेशन बता दूँ। फर्स्ट इक्वेशन आई थी मेरे पास वीपी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh 1 प्लस h अपॉन में r। सेकेंड इक्वेशन मैंने ली है वीपी इज इक्वल टू वीई रूट ऑफ h अपॉन में r 1 प्लस h अपॉन में r। और फिर थर्ड मैंने इक्वेशन ली थी, ये 2 थी, इसको मैंने 1 नाम दिया। थर्ड है मेरे पास वीपी इज इक्वल टू वीई रूट ऑफ h अपॉन में r। और जो 4 है वो ये बन गई है। ये इस इक्वेशन से ही ये क्वेश्चन सीधा सोल्व हो जाएगा। अब देखो सारी वैल्यूज आपके पास दी हुई है। कैसे, प्रक्षेपण वेलोसिटी दी हुई है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, वीपी दिया हुआ है, पृथ्वी की त्रिज्या अपन को पता है 6400 किलोमीटर, जी अपन को पता है 9.8, कैलकुलेट हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा और अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे कि अगर ऐसा हो कि यदि 2gr की तुलना में वीपी स्क्वायर क्या हो, काफी कम हो, या यूं कह सकता हूं मैं कि यदि वीपी स्क्वायर इज लेस देन
2gr हो तो, सपोज करो अगर ऐसा हो, वीपी स्क्वायर इज लेस देन क्या हो, 2gr हो, तो ऐसी कंडीशन में इसको इसके कंपेरिजन में नगण्य मान लेंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू वी पी स्क्वायर आर अपॉन में 2gr, r से एक r कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू हो गया है वी पी स्क्वायर अपॉन में 2g। याद करो h के लिए ये भी फॉर्मूला बनाते थे अपन, जब कम हाइट होती थी गति की तृतीय समीकरण से ये इक्वेशन बन के आती थी आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन में 2g या v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, यह फॉर्मूला बनता था। ये फर्स्ट मेथड से, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये अपने काम की है इस क्वेश्चन की। लेकिन मैंने क्या कहा, इस प्रक्षेपण वेलोसिटी के लिए जो डेरिवेशन है अपन दूसरी विधि से और ज्ञात कर सकते हैं, और वो है समाकलन। ये तो एक सिंपल मेथड से मैंने आपको बता दिया है ऊर्जा संरक्षण से, एक समाकलन विधि से और मैं आपको बता देता हूं उसको निकालना। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इफ ऐसे कैसे, इसके बाद फिर अपन इसमें समाकलन जो विधि है, दूसरी विधि है, उसका अपन इसमें उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद अपने पास ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 4 तो आ ही चुका है, इस इक्वेशन में सीधे अपन अब वैल्यू को रख देंगे। अब आपको ये इक्वेशन नंबर 4 ही सीधी डायरेक्ट किया है, याद रखनी है। देखिएगा, सेकंड मेथड की अपन बात करें प्रक्षेपण वेलोसिटी के लिए। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से दी गई प्रारंभिक ऊर्जा दी गई प्रारंभिक ऊर्जा, देखो पृथ्वी की सतह से दी गई प्रारंभिक ऊर्जा, पृथ्वी की सतह से दी गई प्रारंभिक ऊर्जा, पृथ्वी की सतह से दी गई प्रारंभिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह यानी कि यूं कह सकते हैं अपन, पृथ्वी की सतह का मतलब स्मॉल r1 इज इक्वल टू कैपिटल R। पृथ्वी केंद्र से दूरी उस स्थिति में क्या होगी, कैपिटल R होगी। पृथ्वी की सतह से दी गई प्रारंभिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह से यानी कि स्मॉल r1 इज इक्वल टू कैपिटल R से ऊंचाई, अब ऊंचाई क्या हो जाएगी h, ऊंचाई h का मतलब स्मॉल r2 की वैल्यू क्या हो गई r प्लस h तक ले जाने में, तक ले जाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए, तक ले जाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगी। के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगी, अर्थात आप इसे यूं कह सकते हैं, बस ये एक लास्ट इक्वेशन बनानी है। अर्थात जो क्या कह रहा हूं, पृथ्वी से दी गई प्रारंभिक ऊर्जा क्या है, उससे गति ऊर्जा दे रहे हैं हाफ mvp स्क्वायर, सतह से मतलब स्मॉल r1 की वैल्यू कैपिटल R से ऊंचाई s तक, यानी कि क्या हो गई, अब केंद्र से दूरी r प्लस s तक ले जाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है, अर्थात हाफ m vp का स्क्वायर, क्योंकि प्रक्षेपण वेग vp है,
प्रोजेक्शन वेलोसिटी ये गतिजा दे रहे हैं, ये किए गए कार्य के इक्वल होगी, किसके? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के। कुल कार्य कहां से कहां तक होगा? R से R प्लस एच तक, ये कुल कार्य की बात है। और कार्य होगा क्या? बल इंटू विस्थापन। तो देखो बल क्या है? गुरुत्वीय बल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। कितनी दूरी ले रहा हूं मैं? स्मॉल आर का स्क्वायर। और विस्थापन क्या हो गया इसका? डी आर, अल्प विस्थापन के लिए। ये लो, ये इक्वेशन अगर आपको आ गई, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, वही आंसर अपने पास आ जाएगा जो अपन ने ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से वहां निकाला था, उसी से यहाँ आ जाएगा। अब देखो कैसे, अब अपन आप इसको सोल्व करेंगे, इसकी समाकलन को हाफ एम वी पी का स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर आ गया, समाकलन कैपिटल आर से आर प्लस एस तक 1 में आर स्क्वायर डी आर। अब देखो 1 में आर स्क्वायर का समाकलन होगा -1 में आर, हाफ एम वीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम -1 में आर, आर से आर प्लस एच तक। अब आप लिमिट पुटअप कर दीजिए इसमें, हाफ एम वीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, लिमिट लगाइए माइनस आर प्लस एच, तो अपर लिमिट प्लस में लगती है, लेकिन आगे इसमें पहले से ही माइनस है, फिर लोअर लिमिट माइनस में लगती है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये लीजिए, अब इसे आगे अपन सोल्व करते जा रहे हैं। इसके आगे की स्टेप्स को भी मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसकी स्टेप्स को मैं यहाँ ले रहा हूँ। अब देखिएगा क्या स्टेप्स आती हैं। हाफ एम वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, लिमिट पुट कीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको मैंने पहले ले लिया 1 में आर, तो ये हो गया 1 में आर प्लस एच, ये लीजिए। अब अपन इसे सोल्व करते जाएंगे। देखो एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो अब ये रह गया मेरे पास हाफ वीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम। इस 2 को भी यहाँ से यहाँ पहुँचा दीजिए आप, ये लो। यहाँ आपके पास एलसीएम हो गया है आर प्लस एच, यानी कि आर प्लस एच माइनस आर, आर से इस आर को आप कैंसिल कीजिएगा, तो ये हो गया है वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एच अपॉन में आर प्लस एच। ये वीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है, यानी वीपी इज इक्वल टू, इसका रूट कर दीजिए, वीपी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच। ये लो, एक इक्वेशन तो इसकी ये आ गई है। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 इसे नाम दूं, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए आप। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई है? 2 आ गई है। अब देखो भाई, यहां तक की अगर वैल्यू आ गई है, अब आप इसमें गौर कीजिएगा। यहाँ सॉरी स्मॉल एम तो कैंसिल हो चुका है ना, स्मॉल एम तो यहाँ है ही नहीं, तो ये आ गया है कैपिटल जी 2 कैपिटल जी कैपिटल एम, और यहाँ एच है, ये एच अपॉन में आर प्लस एच। अब देखो भाई, यहाँ इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अपन आगे और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वहाँ गौर कीजिएगा। कैपिटल जी एम स्मॉल जी आर स्क्वायर होता है, चूँकि जी एम इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर, अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसे। तो देखो, इसलिए वी पी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 को 2 रहने दीजिए, जी एम इसकी जगह स्मॉल जी आर का स्क्वायर कर दीजिए, ये एच है ये, और यहाँ आर और ये आर प्लस एच। अब देखिएगा, अब मेरे पास क्या रहता है, वी पी इज इक्वल टू रूट ऑफ Vp इज इक्वल टू रूट ऑफ, एक मैं दूसरे तरीके से और चेंज कर सकता हूँ इसे मैं पलायन चाल के रूप में भी ले सकता हूँ। देखो चलो उस स्टेप में चेंज कर दें, पहले पलायन चाल के रूप में।
ताकि अपन ने जैसे अभी जस्ट फर्स्ट मेथड में जैसे यूज़ किया था ठीक उसी तरीके से अपन यहाँ पर भी इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, आप देखिएगा, चूँकि पलायन चाल वी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन में r होता है, तो यहाँ देखिएगा 2gm अपॉन में r, ये आ रही स्टेप मेरे पास एज इट, या यूँ कह सकता हूँ मैं 2gm अपॉन में r इज इक्वल टू वी ई का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए इसलिए Vp इज इक्वल टू 2gm अपॉन में r, ये पूरा स्टेप मिल करके वी का स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये हो जाएगा वी रूट ऑफ h बच गया, h अपॉन में r प्लस h, इक्वेशन नंबर 3। ये लो, वही प्रक्षेपण चाल के लिए फिर एक व्यंजक अपने पास आ गया है, यानी कि अपन ने उसका एक दूसरे रूप से और एक फॉर्मूला और अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। Vp इज इक्वल टू वी रूट ऑफ h अपॉन में r प्लस h। अब इसी फॉर्मूले को एक दूसरे मेथड से और अपन थोड़ा सा यूँ भी कह सकता हूँ मैं, इसी में आगे और अगर बढ़ूँ तो कैसे कह सकता हूँ, देखो Vp इज इक्वल टू वी को तो रहने दीजिए आप, रूट ऑफ h तो h है, मैं इसमें से r को अगर कॉमा ले लेता हूँ तो देखिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन में r, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर भी फिर वही कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए। कौन सी कंडीशन? वही कंडीशन कि अगर h बहुत छोटा हो r से, तो एक बार इसे आप यहाँ तक का नोट कीजिएगा, फिर अपन अब अपने क्वेश्चन को टच करेंगे इसके बाद। वे दोनों तरीके से मैंने प्रक्षेपण वेग ज्ञात कर लिया आपके लिए, और प्रक्षेपण वेग होता है क्या है ये भी आपको बता दिया है, ताकि क्वेश्चन हल करना अपने लिए क्या रहे, आसान रहे। देखो भाई, अगर ऐसा हो इसी स्टेप में कि यदि h इज लेस देन कैपिटल R हो तो देखिएगा Vp इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, Ve, ये नगण्य हो जाएगा, रूट ऑफ h अपॉन में R, इक्वेशन नंबर 5। ये लो, वही सेम अपने पास फॉर्मूला आ गया है, Vp इज इक्वल टू वी रूट ऑफ h अपॉन में R। अब अपन अपने क्वेश्चन पर आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रक्षेपण वेग के सभी फॉर्मूले और सभी रूपों में अपन ने ज्ञात कर लिए हैं, और उसमें प्राप्त ऊंचाई भी जो है वो भी अपन ने ज्ञात कर ली थी। अब आप नोट कर लीजिए इसे इक्वेशन नंबर 5 तक। मैंने देखो दोनों ही तरीकों से, एक बिना समाकलन के और एक समाकलन के, दोनों ही तरीकों से इस क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट था, जो इसकी थ्योरी थी, वो मैंने निकाल के आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन को अपन अब सोल्व कर रहे हैं। देखो पहले अपन ने इसका फॉर्मूला बना लिया है, जो कि आगे और भी क्वेश्चनों में यूज अपने पास होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है, यानी कि प्रक्षेपण जो वेग दिया है वो है 5 किलोमीटर पर सेकंड, जिसे मैं 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड भी कह सकता हूं। फिर आपको दिया है पृथ्वी के, तो पृथ्वी की त्रिज्या अपन को पता है 6400 किलोमीटर लेते हैं अपन कैलकुलेशन के लिए, यानी 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये इसकी त्रिज्या हो गई। फिर अपन को इसमें वैल्यू देखो, पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण का मान भी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या करनी है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करनी है। यही क्वेश्चन है।
अब आपको h फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अपन ने अभी भी निकाल लिया है। याद करो h इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मेरे पास आया था, VP स्क्वायर R अपॉन में 2GR माइनस VP स्क्वायर। ध्यान रहे इसमें मैंने एक चीज और बताई थी आपको, अगर 2GR बहुत बड़ा है VP स्क्वायर से तो इसको अपन नगण्य माना था। तब याद करो आपके पास इक्वेशन क्या आई थी, h इज इक्वल टू VP स्क्वायर अपॉन में 2G, यही इक्वेशन बनी थी। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। अब देखो इस फॉर्मूले से सीधे आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। VP का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻3, ये लो इसका स्क्वायर कर दिया है। R पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब आ जाओ नीचे, नीचे अपन इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देखो 2 की वैल्यू 2, G की वैल्यू 9.8, R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶ माइनस VP का स्क्वायर 5 इंटू 10⁻⁻3, इसका क्या करना है मुझे यहाँ स्क्वायर करना। ये लो, ये अपने पास आ गया। अब इसकी जब इक्वेशन, इसकी कैलकुलेशन तो आप सोल्व करें भाई। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन खोल करूँगा तो आपको टाइम लग जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसकी कैलकुलेशन जब हम सोल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये h की वैल्यू आ रही है। और इस फॉर्मूले को अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया है, डिराइव्ड कर लिया है इसी क्वेश्चन के साथ साथ ही, क्योंकि अपन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ ही ले रहे हैं। जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट अपनी बुक में नहीं दिए हुए हैं और उनके क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके कॉन्सेप्ट को अपन क्वेश्चन के साथ ही क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, उसके साथ साथ ही उसको शामिल कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये अगर h मेरे पास आ गया है तो मुझे ज्ञात क्या करना था, पृथ्वी केंद्र से। भाई ऊंचाई पूछे तब तो इतना आ गया, तो अगर इसलिए पृथ्वी के केंद्र से अगर दूरी पूछे तो देखो, इसलिए पृथ्वी के केंद्र से दूरी अगर मैंने मान ली वो दूरी स्मॉल r है तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है, r प्लस h। भाई केंद्र से सतह तक की दूरी तो हो गई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, और h उसकी क्या आ गई, हाइट और आ गई। तो देखो स्मॉल r इज इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6.4 इंटू 10⁻⁶, h की वैल्यू आई है मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁶। ये लो सिंपल कैलकुलेशन है, 10⁻⁶ को कॉमन ले लेंगे अपन। ध्यान रहे प्रक्षेपण वेग अपनी बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन उसका क्वेश्चन दिया हुआ था, इसीलिए अपन ने प्रक्षेपण वेग का फॉर्मूला भी बना लिया ताकि और भी क्वेश्चन आप सीधे फॉर्मूले से हल कर सकें। यहाँ तो केवल ऊंचाई पूछी थी, प्रक्षेपण वेग का मान भी पूछा जा सकता था। इसको उल्टा देकर के भी ऊंचाई इतनी है तो कितना होगा, इसलिए अपन ने फॉर्मूला ही बना लिया। तो देखो अगर 10⁻⁶ कॉमन आ रहा है तो 6.4 प्लस 1.6, ये लो भाई 10⁻⁶ को कॉमन ले लिया है और ये आ गया है मीटर में, मीटर में आ रही है डिस्टेंस। अब देखें स्मॉल r इज इक्वल टू 6.4, 4 और 6 0, 6 7 8, 8.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये लो पृथ्वी के केंद्र से इतनी डिस्टेंस पर वो पहुंच जाएगा रॉकेट। यहाँ अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, उस कॉन्सेप्ट को भी अपन ने क्लियर कर लिया है, कॉन्सेप्ट भी देख लिया, प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है, प्रक्षेपण चाल क्या है, प्रक्षेपण वेग क्या है, वो भी अपन ने निकाल लिया है। जबकि पलायन चाल, कक्षीय चाल अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वो तो टॉपिक के रूप में पढ़ चुके हैं अपन, क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले उनके अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे एक टॉपिक का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उस क्वेश्चन में क्या कह रखे हैं कि अगर किसी वस्तु को पलायन चाल की 3 गुनी चाल से अपन प्रक्षेपित कर रहे हैं, उसे फेंक रहे हैं, तो बताइए शेष उसमें अनंत ऊंचाई पर जाने के पश्चात, बहुत अधिक दूरी पर जाने के बाद भी उसमें कितनी चाल शेष बचेगी। ध्यान रहे इस टॉपिक का भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अपन दे रखा है, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट अपन पलायन चाल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर
पलायन चाल से अधिक चाल पर अगर अपन प्रक्षेपित कर रहे हैं तो ध्यान कीजिए, उसके लिए मैंने वेलोसिटी या उसके लिए चाल के लिए फॉर्मूला लिया था v डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं उसका, तो उसका क्वेश्चन तो सीधा डायरेक्ट अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। देखो यहाँ पर भी अपन सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन को जो है फॉर्मूले से ही हल कर रहे हैं सीधा, लेकिन उसका पहले फॉर्मूला तो याद कर लें अपन। और यहाँ अपन ने यही किया है, पहले उसका फॉर्मूला याद कर लिया है।